हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे है मेरे यूट्यूब फैमिली, होप करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो गाइज आज मैं एनिमे बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगता है एनिमे? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। तो ठीक है गाइज, स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी होने वाली है एक ऐसे बंदे पे जिसने गलती से खा लिया है एक जादुई केक, जिसकी वजह से उसके स्कूल की सारी खूबसूरत लड़कियां उसके प्यार में दीवानी हो चुकी हैं। और फिर उसे एक परी से पता चलता है कि अगर उसे उन लड़कियों से पीछा छुड़ाना है तो उसे उन लड़कियों के डिजायर्स को पूरा करना होगा। अब पता नहीं उन लड़कियों को क्या डिजायर्स है और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उन डिजायर्स को कैसे पूरा करेगा, ये सब हमें इस कहानी में पता चलेगी। तो भाई लोग इसे लास्ट तक देखना। तो मैं आपसे मिलता हूँ कहानी के लास्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जियांग को दिखाया जाता है, जो कि अपने जीवन में होने वाली परेशानियों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो अभी आने वाली थी और वो आ भी जाती है। उस स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की जियांग के पास आती है और उसके हाथ को पकड़कर अपने पेट पे रखते हुए उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर जितना आपको झटका लगा उतना ही जियांग को झटका लगा, क्योंकि उसने कभी कुछ किया ही नहीं, तो ये माँ कैसे बन गई। जियांग उससे चिल्लाते हुए कहता है कि ये कैसा बद्दा मजाक है। उसे चिल्लाता हुआ देखकर क्लास के सभी लौंडे उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और उससे कहते हैं कि एक तो तुमने इस लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा और ऊपर से चिल्ला भी रहे हो। पूरी भीड़ उसे मारती उससे पहले ही जियांग उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है और एक सेफ जगह पर आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग वाली बात स्कूल में आग की तरह फैल जाती है और सभी लोग जियांग को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ जियांग उस लड़की से कहता है कि मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा, मुझे आज शाम को टेरिस पे मिलना। और ये कहकर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और जितनी भी भीड़ होती है उसके पीछे भाग रही होती है। तो गुस्से में जियांग एक झाड़ू उठाकर उनकी तरफ फेंकता है, जिससे कि सभी के सभी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तभी अचानक से बाथरूम के अंदर से एक हाथ निकलता है और जियांग को अंदर खींच लेता है। इधर हम देखते हैं कि बॉक्सिंग क्लब के दो लड़कियां जियांग को पकड़ लेती है और उनकी लीडर टैंग जियांग से कहती है कि मुझे पता चला है कि तुमने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। अगर ये बात सच निकली तो मैं तुम्हें किसी और लड़की को प्रेग्नेंट करने लायक नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर जियांग की तो यार फट के 64 हो जाती है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भी भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक और लड़की जियांग को पकड़ लेती है। मतलब भाई इतनी बार तो मुझे पुलिस ने नहीं पकड़ा जितनी बार इसे यार लड़की पकड़ रही है। यहाँ पर ये लड़की जियांग से कहती है कि मैं आपके बारे में क्या सुन रही हूँ, आपने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। क्या आप भूल गए हैं कि मैं आपकी वाइफ हूँ और आपके 2 बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर हमारा बंदा और शौक हो जाता है और उससे कहता है बहन मैं आपको नहीं जानता हूँ। ये सुनते ही उस लड़की की हट जाती है और अपनी बुक से वो जियांग को मारने लग जाती है, पर टैंग उसे बचा लेती है और फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स उन दोनों की फोटो खींचने लग जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर जियांग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर एक लड़की उसे भागते हुए देख लेती है और सभी को बताती है, जिससे कि वापस से पूरी भीड़ पागलों की तरह जियांग का पीछा करने लग जाती है। यहाँ पर जियांग भागते भागते टेरिस पर पहुंच जाता है और वो इतना डर चुका होता है कि वो लिटरली उनसे कहने लगता है कि अगर कोई मेरे पास आया तो मैं टेरिस से कूद जाऊंगा। लेकिन आपको पता ही है कि भीड़ किसी की भी नहीं सुनती है और वो उसकी भी नहीं सुनती और उसके पास आने लगती है। तभी अचानक से हमारे बंदे का हाथ छूट जाता है और वो लिटरली नीचे गिरने लग जाता है। अब इस पॉइंट पे लगने लग गया था सब कुछ खत्म हो गया है, पर अचानक से समय स्लो हो जाता है और जियांग धीरे धीरे करके जमीन पे आ जाता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहाँ पर गॉड ऑफ लव आ जाती है और वो आते ही साथ जियांग को मारने लगती है और कहती है कि तुमने खा लिया ना, उस केक को खा लिया ना। यहाँ पर जियांग कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये गॉड कह क्या रही है। तभी हमें पता चलता है कि जियांग ने एक दिन टेरिस पे रखे हुए एक चॉकलेट केक को खा लिया था और वैसा ही केक उन 5 लड़कियों ने भी खाया था और असल में वो केक एक लव केक था, जिस वजह से वो सारी लड़कियां जियांग से प्यार करने लग गई थी। जब ये चीज जियांग को पता चलती है तो भाई जियांग बोर आ जाता है और वो सोचता है अच्छा उस केक की वजह से ये सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। इस पर वो कहती है कि हाँ कुछ ऐसे ही, और फिर वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है कि उनका नाम मे है और वो गॉड ऑफ लव है। और वो उसके मजे लेते हुए कहते हैं कि अब तो तुम्हें मजे आ रहे होंगे ना, 5 लड़कियां तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी हैं। इस पर वो कहता है कि खाक मजे आ रहा है, पूरा स्कूल मेरी जान का दुश्मन बन चुका है। ये सुनकर वो जियांग से कहती हैं कि अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें उन लड़कियों की इच्छाओं को पूरा करना होगा, क्योंकि उनके माइंड में कुछ फॉल मेमोरीज आ गई हैं जिन्हें कि तुम्हें मिटाना होगा, तभी तुम सब कुछ ठीक कर पाओगे। इसमें मैं तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए तुम्हें जो करना है खुद से करना होगा। और ये कहकर वो टाइम को वापस से नॉर्मल कर देती हैं और वहाँ से चली जाती
है। यहाँ पर जियांग सभी स्टूडेंट से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने तो शो से वादा किया था कि वो शाम को इससे टेरिस पर मिलेगा, तो वो जल्दी से टेरिस पर जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि सो तो बहुत रो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जियांग मर चुका है। लेकिन जियांग उसे शांत करता है और फिर हॉस्पिटल ले जाता है उसके प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए। जब रिपोर्ट आती है तो उसे पता चलता है कि शो प्रेग्नेंट है ही नहीं। ये जानकर वो बहुत ज्यादा ही खुश होता है, लेकिन शो थोड़ी सी उदास हो जाती है। लेकिन वो उससे कहती है कि चिंता मत करो, अगली बार हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। ये कहकर शो जियांग के बहुत करीब आने लगती है, जिससे कि हमारे बंदे के अरमान खड़े होने लगते हैं। तो वो अपने अरमानों को काबू करता है और शो को अपने से दूर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शो जियांग को लेकर अपने घर आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है। उसके घर को देखकर जियांग सोचने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही अमीर है, आखिर मैं इसकी इच्छाओं को कैसे पूरा कर पाऊंगा। लेकिन जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो शो के सर्वेंट्स उसकी बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यही वो लड़का है जिसने की शो को प्रेग्नेंट किया है, तो वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। उसे मार खाता हुआ देखकर शो उनसे कहती है कि उसे मत मारो, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, असल में मैं ही हूँ जो कि बच्चा पैदा नहीं कर पाई। ये सुनकर वो लोग उसे और बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं, जिससे कि जियांग की हालत बहुत गंदी हो जाती है। तो फिर शो उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे डायरेक्ट अपने रूम में ले जाती है और अपने रूम के डोर को बंद कर लेती है। लेकिन वो जो गार्ड्स होते हैं वो उसके डोर को पीटने लग जाते हैं। तो जियांग उन्हें रोकने के लिए गेट को कसकर पकड़ लेता है और इस पॉइंट पर ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा ही करीब होते हैं, जिस वजह से एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन हमारा बंदा अपने अरमानों को काबू में रखता है और शो से थोड़ा पीछे हो जाता है, जिस वजह से वो एक कैलेंडर से टकरा जाता है जो कि पूरे 1 साल पुराना था और उसमें एक डेट भी लिखी होती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि शो को अपने फादर से मिले हुए काफी समय हो चुका है। तो वो डायरेक्ट शो के रूम से बाहर निकलता है और एक सर्वेंट से मोबाइल को छीनकर शो के फादर को फोन मिला देता है और उनसे कहता है कि मैंने आपकी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया है, अगर आपको अपने पोते का मुंह देखना है तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अब उसके ये कहने के कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं और मिलिट्री के बहुत से ऑफिसर्स आ जाते हैं और फिर लास्ट में शो के फादर आते हैं, जो कि जियांग को देख के कहते हैं अच्छा तुम ही हो वो लौंडे, जिस पे हमारा जियांग बड़े गर्व से कहता है हाँ मैं ही हूँ वो। और उसके मुंह से हाँ सुनते ही शो के फादर अपने सोल्जर से कहते हैं कि मारो इसे, और सारे सोल्जर्स उसे बहुत गंदी तरीके से मारने लग जाते हैं। उसके मुंह से यार इस समय यही निकल रहा होगा, मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तभी वहाँ पर शो आ जाती है और अपने फादर को रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि देखिए मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। उस रिपोर्ट को देखकर फाइनली उसके फादर अपने सोल्जर को रुकने के लिए कह देते हैं, तो वो रुक जाते हैं। जियांग की हालत यहाँ पर बहुत बुरी हो गई होती है, फिर भी वो शो के फादर से कहता है कि क्या फायदा आपका इतना रुपए कमाने की जब आप अपनी बेटी को थोड़ा सा समय नहीं दे सकते हैं। आपको पता है आपके बिना ये कितना ही ज्यादा अकेला महसूस करती है, आपको क्या, आपको तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। जियांग की बातों को सुनकर वहाँ पर जितने भी गार्ड्स खड़े होते हैं वो रोने लगते हैं और जियांग के फादर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। यहाँ पर जियांग के ऊपर किसी की नजर नहीं होती, तो जियांग वहाँ से भाग लेता है और सोस के पीछे आती है और उसे थैंक यू कहकर किस कर लेती है, जिसके बाद वो गायब हो जाती है। उसे अचानक से गायब होता देखकर जियांग सोचता है कि आखिर वो कहाँ चली गई। तभी गॉड ऑफ लव उसके पीछे आ जाते हैं और उसे बताती है कि सो की इच्छा पूरी हो गई है, उसकी बस इतनी ही इच्छा थी कि वो अपने फादर के साथ अच्छे से रह सके। और जब उसकी इच्छा पूरी हो गई तो उसके ऊपर से क्यूपिड चॉकलेट का असर भी खत्म हो गया है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर शो वापस से जियांग के पास आती है, लेकिन वो इस बार उससे डेट पे चलने के लिए पूछती है। ये सुनकर जियांग सोचता है कि क्या इसके ऊपर से अभी भी क्यूपिड चॉकलेट का असर खत्म नहीं हुआ है। तभी वहाँ मे आ जाती है और जियांग को बताती है कि तुमने इसकी इच्छा पूरी कर दी है, जिससे कि इसके ऊपर से चॉकलेट का असर तो खत्म हो गया है, लेकिन ये इस बार तुमसे हकीकत में प्यार करने लग गई है। इस चीज को सुनकर जियांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये मुझसे सही में प्यार करती है, और बिना देरी किए वो उसके डेट को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके डेट को एक्सेप्ट करते ही अचानक से उसकी क्लास का दरवाजा टूटता है और वहाँ पर जियांग की बचपन की दोस्त ओवांग आ जाती है, जो कि आते के साथ ही साथ सबके सामने जियांग को किस कर लेती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तभी वहाँ पर ओवांग की मॉम आ जाती है, जो कि उससे कहती है कि इस लड़के से दूर हो जाओ और चलो मेरे साथ अमेरिका चलो, जिस पर वो उससे साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं मैं जियांग के साथ ही रहूंगी। इस पर इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होने लगता है, जिसमें कि ओवांग की मम्मी
भी आराम से जीत जाती है और फिर वो उसे अमेरिका ले जाने लगते हैं। यहाँ पर जियांग उन लोगों की लड़ाई देखकर बहुत पक जाता है तो वो टेरेस पर जाने की डिसाइड करता है। तभी रास्ते में उसे टैंग मिलती है जो कि उसे देखते ही चांटा मार देती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ क्योंकि तुम एक धोखेबाज हो, तुम एक साथ 3-3 लड़कियों को धोखा दे रहे हो। और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जियांग उससे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो, वैसे भी तुम जैसी एटीट्यूड वाली लड़की से कौन ही प्यार करना चाहेगा। ये सुनकर टैंग बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर वहाँ मे आ जाती है जिससे कि जियांग पूछता है कि टैंग ने खुद से ब्रेकअप कर लिया है, क्या उसके ऊपर से जादू का असर खत्म हो जाएगा। जिस पर वो उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी लड़कियां किसी से ब्रेकअप करती है तो वो उसे लास्ट बार वार्निंग देती है, इसीलिए अभी भी तुम्हें उनकी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा। अब जियांग के पास कोई भी चारा नहीं बचता है उसकी इच्छाओं को पूरा करने के सिवाय। तो वो टैंग से मिलने के लिए जाता है। वो देखता है कि टैंग तो कुछ लड़कों को पनिशमेंट दे रही होती है तो वो उन लड़कों को बचाने के लिए टैंग से पानी के पाइप को छीनने लगता है, लेकिन वो गलती से टैंग को ही पानी से भिगा देता है जिससे कि टैंग को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वो जियांग से कुछ भी नहीं कहती और शांति से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जियांग अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा होता है। तभी उसका अलार्म बजता है और उसे याद आता है कि आज तो उसे शो के साथ डेट पर जाना है और वो लेट हो चुका है। तो वो जल्दी से तैयार होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओवांग आ जाती है जो कि उसकी गेट को बंद कर देती है और कहती है कि मुझे पता है तुम आज किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो ना, लेकिन अब तुम नहीं जा पाओगे। अब हमारे बंदे के पास कोई भी चारा नहीं बचता है। तो वो अपनी बालकनी से नीचे जाने की कोशिश करता है और वो रहता बताऊं 20वें फ्लोर पे, और 20वें फ्लोर से डायरेक्ट नीचे तक पहुंचने में कितनी मुसीबत होती होगी वो बंदा ही जानता है। अब वो कैसे भी कर ऊपर से नीचे पहुंचा हो, लेकिन वो सही समय पर शो के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद उन लोगों की डेट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर जियांग को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो आके शो से बात क्या करे। लेकिन शो तो अपने मन में ही जियांग को लेकर बहुत सारे ख्याल बना रही होती है और मन ही मन लाल पीली हो रही होती है। उसे देखकर जियांग को लगता है कि इसे बुखार तो नहीं आ गया है, तो वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम बीमार हो। उसे अपने इतने ज्यादा पास देखकर शो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और फिर जियांग को भी महसूस होता है कि वो वापस से शो के बहुत ज्यादा ही करीब आ गया है, तो वो झट से पीछे हट जाता है। तभी उसकी नजर एक मॉल पे पड़ती है जहाँ पर कॉस्प्ले कॉन्टेस्ट हो रहा होता है, तो वो शो को लेकर उस कॉन्टेस्ट को देखने के लिए जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना कॉस्प्ले किया होता है और उन्हीं लोगों में से एक टैंग भी होती है जिसे कि जियांग नोटिस कर लेता है और बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। इधर टैंग भी जियांग को देख लेती है और उसका रिएक्शन आप देख ही सकते हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस बीच में छोड़कर डायरेक्ट जियांग के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब उसने अपनी परफॉर्मेंस बीच से छोड़ी थी तो जितनी भी जनता होती है वो भड़क जाती है। तभी टैंग की नजर अपने 2 टीम मेंबर्स पे पड़ती है जो कि उसी की तरफ आ रही होती है, तो वो जल्दी से शो और जियांग को पकड़कर अपने चेंजिंग रूम में ले आती है और चेंजिंग रूम का दरवाजा कसकर बंद कर देती है। असल में वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसके टीम मेंबर्स को उसके इस रूप के बारे में न पता चल जाए। बचपन से ही टैंग उनके सामने एक सख्त लड़की की तरह रही है। अगर उन्हें पता चल गया कि टैंग ये सब भी करती है तो वो लोग टैंग की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेंगे, इसीलिए टैंग बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाती है। पर जियांग उससे कहता है कि चिंता मत करो, हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। तभी माइक में अनाउंसमेंट होता है कि कुछ ही देर में कॉस्प्ले कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, सभी लोग तैयार हो जाएं। ये सुनकर टैंग तो रोने लगती है क्योंकि इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक टीम में 3 मेंबर होना जरूरी है, लेकिन टैंग की टीम उसे छोड़कर जा चुकी होती है, इसीलिए वो और ज्यादा ही परेशान होती है। उसे उदास देखकर शो को एक आइडिया आता है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई टीम नहीं है तो हम दोनों तुम्हारी टीम बन सकते हैं। ये सुनकर टैंग खुश हो जाती है और वो जैसे तैसे कर जियांग को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और उसे एक लड़की की कॉस्ट्यूम पहना देते हैं जिसमें कि भाई वो बहुत ज्यादा ही मस्त लग रहा होता है। अब यहाँ पर इनकी टीम तो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, लेकिन इनके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है। किसी बंदे ने टैंग की ड्रेस को बुरी तरीके से फाड़ दिया होता है जिस वजह से टैंग अब कॉन्टेस्ट में नहीं जा सकती है, तो वो रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी बाहर से टैंग की टीम को बुलाया जाता है, लेकिन टैंग तो यहाँ से भाग चुकी थी, इसीलिए जियांग शो से कहता है कि तुम टैंग को ढूंढो जाके, तब तक मैं ऑडियंस को संभालता हूँ। ये सुनकर शो टैंग को ढूंढने चली जाती है। तभी जियांग के पास गॉडेस आती है, तो जियांग उससे कहता है कि मेरी कुछ मदद करो, तो गॉडेस कहती है कि तुम ऑडियंस को संभालो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। तो जियांग फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाता है, पर स्टेज पर पहुंचते ही वो जमीन पर गिर जाता है जिससे कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही बेकार हो जाता है। लेकिन वो इतना ज्यादा ही क्यूट लग रहा होता है कि ऑडियंस तो उसके इस मोमेंट पे भी पागल हो जाती है। लेकिन बात तो ये है ना कि ऑडियंस टैंग को देखने आई थी तो वो जियांग को देखेगी क्यों, इसीलिए सब लोग भड़कने लग जाते हैं और टैंग को बुलाने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि टैंग स्टेज के ऊपर खड़े होकर ये सब देख रही होती है और वो ये भी देख रही होती है कि जियांग उसके लिए कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। उसे समझ आता है कि वो शुरू
शुरू से जैसा जियांग को समझ रही थी वैसा है ही नहीं, तो वो डिसाइड करती है कि वो वापस से स्टेज पर जाएगी। लेकिन तभी वो जिस रेलिंग के ऊपर खड़ी होती है वो टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी मैं अपना जादू करती हूँ और वहाँ पर एक धमाका होता है जिससे कि उन दोनों की ही ड्रेसेस बदल जाती हैं। ये देखकर ऑडियंस पहले हैरान हो जाती है, फिर उनके इस परफॉर्मेंस के लिए पागल हो जाती है और उन्हें डायरेक्ट ही विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहाँ पर टैंग तो ये देखकर काफी हैरान होती है और वो जियांग से पूछती है कि आखिर तुमने क्या किया है। तो जियांग तो शांत हो जाता है और उससे कहता है कि मैं बाद में तुम्हें ये सब बताऊंगा। फिर हमें स्टेज के पीछे ओवांग को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा ही जल रही होती है। तभी उसे कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जो कि जियांग की बुराई कर रही होती है। अब उसके सामने जियांग की बुराई हो तो वो सह कहाँ पाती है, वो अपनी तलवार उठाती है और उन दोनों की ऐसी की तैसी कर देती है। इधर दूसरी तरफ हम जियांग और टैंग को देखते हैं जहाँ पर जियांग टैंग से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टैंग अभी भी उसे दिखा रही होती है कि वो उससे नाराज है। वो यहाँ पर जियांग से रूम से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उनके ऊपर से मैजिक का असर खत्म हो जाता है और उनके जो कपड़े होते हैं वो गायब हो जाते हैं, जिससे कि वो बिना कपड़े हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखकर बहुत शर्माने लगते हैं। टैंग यहाँ पर जियांग को लात मार कर रूम से भगा देती है और फिर उसके मुंह पर कपड़े भी उसके फेंक के मार देते हैं। मतलब यार इतनी बेइज्जती। यहाँ पर जियांग अपने कपड़े पहनता उससे पहले मैं वहाँ पर आ जाती है और उसके एलिफेंट को देखकर बहुत ज्यादा ही शर्मा जाती है। वो उसके एलिफेंट के बारे में कुछ कहने वाली होती है कि तभी वहाँ पर शो आ जाती है। शो को देखकर जियांग सोचने लगता है कि अबे यार मैं तो शो के बारे में भूल ही गया था। तो वो शो से कहता है कि चलो शो, अब हम लोगों का काम हो चुका है, हमें अपनी डेट को कंटिन्यू करना चाहिए। ये कहकर वो लोग बाहर निकल जाते हैं। इधर टैंग भी अपने कपड़ों को पहनकर वापस से घर की ओर निकल रही होती है। तभी रास्ते में उसे जियांग और शो मिल जाते हैं, तो वो डायरेक्ट जियांग के पास आती है और बिना किसी वजह के जियांग को एक चांटा मार देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन इस बार जियांग के मुंह पर एक स्माइल होती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये जो चांटा है वो एक प्यार का चांटा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जियांग के फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और हमारा बंदा पढ़ने में बहुत ज्यादा ही वीक है, इसीलिए वो अपनी क्लास टीचर के पास जाता है रात को ट्यूशन लेने के लिए। और उसकी जो क्लास टीचर होती है उनका दिल बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है, इसीलिए वो जियांग को फ्री में पढ़ाती हैं, वो भी पूरी रात। फिर अगले दिन जब जियांग अपने घर जा रहा होता है तो उसकी क्लास टीचर कहते हैं कि आज रात को जल्दी आना, आज हम बायोलॉजी में एक नया लेसन सीखेंगे। ये सुनकर आसपास के लोग उस पर हंसने लगते हैं, जिससे कि शर्मा के वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग अपने स्कूल में पहुंच जाता है और वो मे से पूछता है कि क्या टैंक के ऊपर से क्यूपिड चॉकलेट का असर खत्म हो गया होगा, जिस पर वो कहते हैं कि पता नहीं, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। इस चीज को सुनकर हमारा बंदा बहुत ज्यादा ही निराश हो जाता है और कहता है कि यार अभी भी मुझे उसकी विशेष को पूरा करना होगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से कुछ बच्चे भागते हुए आते हैं और उसे धक्का देकर जमीन में गिरा देते हैं और उससे कहते हैं कि पापा आप मुझे मिल गए हैं। उन बच्चों के मुंह से पापा सुनकर जियांग तो पूरी तरीके से हैरान होता है और सोच रहा होता है कि भाई मैं तो प्योर वर्जन हूँ, ये बच्चे कहाँ से पैदा हो गए। और उससे ये सदमा बर्दाश्त भी नहीं होता और उसकी आत्मा बॉडी छोड़कर भागने लगती है। पर मैं उसे पकड़ लेती है और कहती है कि बेटा तुम ऐसे नहीं मर सकते हो, तुम्हें अभी इन लोगों की इच्छाओं को पूरा करना होगा। और ये कहकर वो उसकी आत्मा को वापस बॉडी में डाल देती है। यहाँ पर जियांग के बच्चे उससे कहने लगते हैं कि पापा मुझे भूख लग रही है। तो जियांग उससे कहता है कि मुझे अभी थोड़ा काम है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें खाना खिला देगी और यूं मुझे पापा पापा मत कहा करो, हम लोग स्कूल में है ना इसलिए अच्छा नहीं लगता है, तुम मुझे मिस्टर जॉन कहोगे, ठीक है। और उसके बच्चे बहुत ज्यादा ही समझदार होते हैं इसीलिए वो समझ जाते हैं और फिर लिन उन बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद जियांग में से पूछता है कि क्या ये बच्चे असली हैं, जिस पर वो बोलते हैं कि ये बच्चे तो असली नहीं है, लेकिन अगर तुम लिन के सपनों को जल्दी पूरा नहीं कर पाए तो ये बच्चे रियल हो जाएंगे और तुम सच में उनके पापा बन जाओगे। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है। अभी सीन शिफ्ट होता है लिन की तरफ, जिसके पास एक इमरजेंसी कॉल आता है। तो वो अपने बच्चों से कहकर जाती है कि अपने पापा के साथ रहना और उनकी बात मानना। लेकिन आपको पता ही है कि बच्चे किसी की भी नहीं सुनते हैं। वो दोनों ही स्कूल को देखने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद लिन जब वापस आती है तो उसे अपने बच्चे नहीं दिखते हैं। तो वो टेंशन में आके डायरेक्ट जियांग के पास आती है और उसे बताती है कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं। इसे सुनकर जियांग भी बहुत टेंशन में आ जाता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उन बच्चों को ढूंढेंगे। और वो दोनों ही मिलकर बच्चों को हर जगह ढूंढने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि जियांग का जो बेटा होता है वो पूरे स्कूल में धमा चौकड़ी मचा रहा होता है और उसकी जो बेटी होती है वो डर कर बहुत ज्यादा ही रो रही होती है। यहाँ पर जियांग अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर पड़ती है अपने बेटे पे जो कि गर्ल्स चेंजिंग रूम के अंदर चला जाता है। तो वो उसे पकड़ने के लिए रूम के अंदर झांकने की कोशिश करता है और उसे ऐसा करते हुए टैन देख लेती है और उसे लगता
है कि जियांग लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देख रहा है, तो वो उससे कहती है कि तुम ऐसे परवर्ट कैसे हो सकते हो, तुम्हें तो पनिशमेंट दिलानी पड़ेगी। उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर और भी लड़कियां आ जाती हैं। जियांग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पर जियांग का बेटा आ जाता है, जो उन लोगों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ये सब कहने की। और ये कहते हुए वो टैंक की स्कर्ट को नीचे कर देता है, जिससे कि टैंक सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। और फिर वो वापस से कपड़े पहन के आती है और बाप और बेटे दोनों को ही पनिशमेंट देती है। और फिर शाम को जब जियांग अपने बच्चों के साथ वापस लिन के पास आता है, तो लिन उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि लिन की मम्मी के ऊपर भी जादू का असर हुआ होता है और वो जियान को अपना दामाद समझ रही होती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। वो सभी लोग साथ मिलकर डिनर करते हैं और डिनर खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पर लिन अपने बच्चों को जल्दी सुला देती है ताकि वो जियान के साथ घर घर खेल पाए। उन लोगों का माहौल बन पाता उससे पहले ही जियान के पास शो का कॉल आ जाता है, जो कि उससे संडे डेट पर चलने के लिए कहती है, जिस पर वो मान जाता है और लिन के पास वापस से जाने लगता है। लेकिन लिन तो उसके पास खुद आ जाती है और उससे कहती है कि आप काफी दिनों से अपने बच्चों के साथ घूमे नहीं हो, इसीलिए क्या आप संडे को हमारे साथ अम्यूजमेंट पार्क चल सकते हो। इस चीज को सुनकर हमारा बंदा फंस जाता है कि अब वो जाए तो जाए कहाँ। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो दोनों को ही अम्यूजमेंट पार्क चलने के लिए कह देता है, जिससे कि दोनों लोग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती हैं। फिर संडे का दिन आ जाता है और जियांग अपने बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क लेके आ जाता है। यहाँ पर जियांग ने दोनों के लिए टाइम बांट लिया होता है, वो पहले अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद वो शो के पास जाएगा। जियांग अपने बच्चों के साथ बहुत सारी राइड्स को एंजॉय करता है और देखते ही देखते समय निकल जाता है। फिर जियांग बच्चों से छुपते छुपाते शॉ के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर शॉ जियांग को प्रपोज कर देती है और उसे एक किस भी करती है, जिससे कि हमारा बंदा घबरा जाता है और भागते हुए बाथरूम में आ जाता है। यहाँ पर उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उससे प्यार करती है। अभी वहाँ मे आ जाती है, तो जियांग उससे पूछता है क्या सही में मे मुझसे प्यार करती है, जिस पे वो कंफर्मेशन करते हुए कहती है कि हाँ, उसके ऊपर से जादू का असर खत्म हो गया है और इस बार वो सही में तुमसे प्यार करती है। मे से ये सुनने के बाद जियांग को थोड़ी ठंडक पहुंचती है और वो वापस से अपने बच्चों के पास चला जाता है। जब वो लिन के पास बैठा होता है तब उसे पता चलता है कि लिन को भी डैडी वाली प्रॉब्लम है और वो अपने डैडी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती है। तो वो समझ जाता है कि लिन का जो डिजायर है वो उसके डैडी को लेकर ही है, तो वो डायरेक्ट लिन के बारे में जानने के लिए उसके टीचर के पास चला जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि पहले लिन अपने फादर के साथ रहा करती थी और बहुत खुश थी, लेकिन जब से उसके फादर गए तब से वो बहुत ज्यादा ही दुखी हो गई है। जियांग लिन के फादर को ढूंढने के लिए अपने भाई की मदद लेता है, जो कि पुलिस ऑफिसर था। उसकी मदद से उसे कुछ नंबर्स मिलते हैं जिन्हें कि वो ट्राई करता है और उनमें से लास्ट नंबर लिन के फादर का होता है, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उनसे उसे ये पता चलता है कि वो लिन के रियल फादर नहीं है। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और इसके बारे में जानने के लिए वो डायरेक्ट लिन की मम्मी के पास जाता है, लेकिन लिन की मम्मी जियांग को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती और वापस से अपने घर के अंदर चली जाती है। पर तभी एक बूढ़ी औरत जियांग के पास आती है और उसे सब कुछ बताने लगती है। वो उसे बताती है कि लिन के फादर एक ऑफिसर थे, जो कि शादी के कुछ दिनों बाद ही मारे गए और उस समय लिन की माँ प्रेग्नेंट थी। उस दुख की घड़ी में एक बिजनेसमैन ने लिन की माँ का हाथ थामा, लेकिन कुछ समय बाद लिन के फादर की फैमिली ने उसकी माँ को बहू मानने से इनकार कर दिया, जिस वजह से उन्हें अपनी रिलेशनशिप तोड़नी पड़ी, जिससे कि लिन दुखी हो गई और अपने आप को अकेला समझने लगी। ये सुनकर जियांग थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग अपनी छोटी सी फैमिली को लेकर घूमने के लिए जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उनका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और उन लोगों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये बात जब लिन के फादर को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं और वो लिन को देखने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल आ जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि लिन को कुछ भी नहीं हुआ है। असल में एक्सीडेंट के दौरान लिन को बचाते हुए जियांग को बहुत ज्यादा ही चोट आ जाती है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। यहाँ पर लिन के फादर इतने सालों बाद अपनी बेटी से मिलते हैं और उनकी अधूरी फैमिली वापस से पूरी हो जाती है और जो लिन का डिजायर था वो भी पूरा हो जाता है और उसके ऊपर से क्यूपिड चॉकलेट का मैजिक भी खत्म होने लगता है। इसी दौरान हम जियांग को देखते हैं, जिसके सपने में वही छोटे बच्चे आए होते हैं उसे लास्ट टाइम गुड बाय कहने के लिए। उन्हें जाता हुआ देखकर जियांग रोने लगता है, तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो अपने सामने लिन को पाता है और इस तरीके से वो तीनों लड़कियों की विशेष को पूरा कर देता है और इसी के साथ क्यूपिड चॉकलेट का पहला सीजन खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो मैंने बोल चुका हूँ, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। गाइस ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। ये मेरा नया ब्लॉग है, न्यू ब्लॉग है मीन्स।
एंड में कल भी एक ब्लॉग बनाऊंगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही बस। अब बाय बाय, टाटा, सी यू, कल मिलेंगे। गुड बाय, पीस आउट।